एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग करने वाले हैं अकाउंटेंसी का मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी कि मिक्स क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स का। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरे एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। यहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चलेंगे। साथ ही जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, इन तीनों से रिलेटेड मैंने सेपरेट अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो जा कर के वो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ बेसिक से लेके हर तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 3-4 वीडियोज़ है अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग जा करके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ओवर कैपिटलाइजेशन इज ब्लैंक देन अंडर कैपिटलाइजेशन, लेस डेंजरस, मोर डेंजरस, नॉट डेंजरस या नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है वो क्या होता है अंडर कैपिटलाइजेशन से? कम डेंजरस होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, नॉट डेंजरस होता है या नन ऑफ दी अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए लेस डेंजरस, ऑप्शन नंबर बी मोर डेंजरस, ऑप्शन नंबर सी नॉट डेंजरस एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ओवर कैपिटलाइजेशन इज ब्लैंक देन अंडर कैपिटलाइजेशन। तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है वो क्या होता है? मोर डेंजरस होता है। क्या होता है? वो मोर डेंजरस होता है अंडर कैपिटलाइजेशन से। अगर मान लीजिए ओवर कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन है तो क्या होगा? कैपिटल ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए अंडर कैपिटलाइजेशन है तो क्या होगा? कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा बिजनेस में। कैपिटलाइजेशन से ही समझ में आ रहा है ये किससे रिलेटेड है? बिजनेस का कैपिटल से ये रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस का कैपिटल से ये रिलेटेड होता है। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन है तो बिजनेस कैपिटल क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। यही अगर मान लीजिए अंडर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोर डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा गया था पीजीटी 2011 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,500, एनुअल ड्राइंग 6,500, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 3,500. What will be the capital at the end if there is no profit or loss? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। जो कैपिटल है बिगिनिंग में वो है 10,500, एनुअल ड्राइंग जो है वो 6,500 है, एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द ईयर वो है 3,500। तो कैपिटल क्या होगा एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, आप लोगों को वो कैलकुलेट करना है। अगर वहाँ पे ना प्रॉफिट है और ना ही लॉस है उस केस में आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग के पास 10 सेकेंड्स का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना जान रहे हैं, आप लोग को और कितना जानने की ज़रूरत है। अगर मैं सारा खुद ही तुरंत आप लोगों को सॉल्व करके बताते चलूँ तो उससे ये होगा कि आप लोग खुद से कोशिश ही नहीं करेंगे आंसर को जानने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके बाद फिर जो मैं आंसर बताऊँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर नहीं क्लियर है तो क्लियर हो सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ आंसर बता करके आप लोगों को छोड़ दे रही हूँ। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप लोगों का साथ ही साथ में क्लियर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि क्या हो सके कि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ जिससे आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये आपका पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब आप लोग इसका आंसर जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए आपको यहाँ पे मैं अब आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो जो कैपिटल एट द बिगनिंग आप लोगों को दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग। कितना दिया हुआ है कैपिटल एट द बिगनिंग? 10,500। फिर आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है एनुअल ड्राइंग। तो ड्राइंग को क्या करना है आप लोगों को? माइनस कर देना है। तो ड्राइंग्स को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो कितना माइनस करना है? 6,500, क्योंकि ड्राइंग्स आप लोगों का दिया हुआ है। तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 3,500। तो एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 4,000 में 3,500 हम लोगों को ऐड करना है, तो आ जाएगा 7,500। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7,500 विल बी द राइट आंसर। तो इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? इतना आप लोगों को कुछ नहीं करना है। कैपिटल एट द बिगनिंग सबसे पहले लिखना है, उसमें आप लोगों को ड्राइंग माइनस करना है, जो फ्रेश कैपिटल उसको ऐड कर देना, तो आप लोगों का कैपिटल एट द एंड जो है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिजॉल्व बाय। अंडर कैपिटलाइजेशन को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर बी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन नंबर सी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। या ऑप्शन नंबर डी, बाय पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आप किस तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं? बोनस शेयर को इशू करके, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करके, डिवेंचर को रिडीम करके, या फिर डिवेंचर पे इंटरेस्ट को पे करके। तो किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोनस शेयर को इशू करके। क्योंकि अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है बिजनेस का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? कंपनी बोनस शेयर को इशू करती है। क्योंकि जो बोनस शेयर को इशू होता है वो क्या करता है? वो किसी भी तरह का फंड को फ्लो होने से रोकता है। मतलब वो अलाउ नहीं करता है कि बिजनेस में किसी भी तरह का फंड का फ्लो हो सके, और उससे क्या होगा कि अंडर कैपिटलाइजेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब भी क्या अंडर कैपिटलाइजेशन होता है बिजनेस का और उसको प्रिवेंट करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो कंपनी हमेशा क्या करती है? बोनस शेयर को इशू करती है। क्योंकि ये किसी भी तरह का फंड को फ्लो होने से अलाउ नहीं करता, किसी भी तरह का फंड फ्लो को अलाउ नहीं करता, जिससे क्या होता है? जो अंडर कैपिटलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इशू ऑफ बोनस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पीटी कैश बुक इज। तो जो बैलेंस होता है पीटी कैश बुक का वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एसेट। ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी, लॉस। तो जो बैलेंस है पीटी कैश बुक का वो क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या होगा इसका राइट आंसर? पीटी कैश बुक आप लोग आई होप जानते होंगे कि क्या होता है पीटी कैश बुक। तो जो पीटी कैश बुक होता है वो क्या करता है? जो हम लोगों का डेली का स्मॉल एक्सपेंसेस होता है बिजनेस का, उसको रिकॉर्ड करने में काम आता है। डेली पीटी, या तो फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस का, ऑफ बिजनेस, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये होता है। जो भी बिजनेस का डेली या स्मॉल एक्सपेंस होता है उसको रिकॉर्ड करने में ये हेल्प करता है। ये क्या होता है? ये एक रियल अकाउंट होता है। पीटी कैश बुक क्या होता है? रियल अकाउंट के अंडर आता है। तो जो बैलेंस होता है पीटी कैश बुक का वो क्या होता है? वो एसेट होता है। क्या होता है? वो एक एसेट होता है जो कि क्या करता है? डेबिट बैलेंस शो करता है। क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को वो शो करता है। तो जो बैलेंस है पीटी कैश बुक का वो एक एसेट है जो कि क्या करता है? डेबिट बैलेंस को शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज unable to pay his daily expense. Option number B, does not pay his taxes. Option number C, taxes, loan and refuses to pay. Unable to pay his debt. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? Unable to pay his daily expenses मतलब वो जो अपना डेली एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए अनेबल है, मतलब पे करने नहीं सक रहा है अगर वो तब। डज नॉट पे हिज टैक्सेस, अगर वो अपने टैक्सेस को पे नहीं कर रहा उस टाइम पे। यहाँ पे टेक्स होगा। टेक्स, लोन एंड रिफ्यूजेस टू पे, मतलब कि वो लोन ले लिया है और लोन को पे करने से रिफ्यूज़ कर दे रहा है, मतलब लोन को वो पे नहीं कर रहा है। या फिर नेक्स्ट है अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो उसका जो भी कर्जा है, जो भी डेब्ट्स है उसको पे करने में वो अनेबल है। तो किस केस में किसी पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जनरली जो इंसॉल्वेंट होता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि अपने डेब्ट्स को या लाइबिलिटीज़ को या जो डेब्ट्स है, जो लाइबिलिटीज़ है उसको प्री डिटरमाइन टाइम पे करने में अनेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं।
मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। मतलब ऐसा पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि क्या करता है, अपना प्री डिटरमाइंड टाइम पे, कब, प्री डिटरमाइंड टाइम पे अपने डेब्ट्स को या फिर अपने लायबिलिटीज़ को पे करने में अनेबल हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम लोग पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जब पार्टनरशिप जब डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, जो भी उसका जो पैसा देना होता है क्रेडिटर्स को, वो कैसे दिया जाता है, वो एसेट्स को बेच करके दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, एसेट्स को, सेल ऑफ एसेट्स से उसको क्या होता है, उसका जो भी पैसा होता है वो चुकाया जाता है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, एसेट्स को बेच करके जो भी क्रेडिटर्स का पैसा है उसको क्या किया जाता है, पे किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज नॉट प्रेजेंट बट विल हैपन इन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी, विच इज टू बी पेड बाय सम अदर पर्सन। ऑप्शन नंबर सी, whose happening or non-happening depends on some future event. Option number D, which has not been paid in the previous year. तो contingent liability कैसा liability होता है, which is not present but will happen in future, जो अभी present नहीं है लेकिन वो future में होगा, उसको बोलते हैं। which is to be paid by some other person, या उसको जो किसी और के person के द्वारा पे किया जाएगा उसको बोलते हैं। whose happening or non-happening depends on some future इवेंट, मतलब उसका होना ना होना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, विच हैज़ नॉट बीन पेड इन द प्रीवियस ईयर, या जिसको प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया गया हो वो। आप लोगों को बता दूँ ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स ऑन सम फ्यूचर इवेंट, मतलब उसका होना ना होना डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 मीन्स withholding of profit for the following: for a known liability whose amount can be very accurately determined. Option number B, for a known liability whose amount cannot be accurately determined. Option number C, for any unknown liabilities. Option number D, for any general or specific purpose. तो क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 मीन्स withholding ऑफ प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग: फॉर अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन बी वेरी एक्यूरेटली डिटरमाइंड, फॉर अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेटली डिटरमाइंड, फॉर एनी अननोन लायबिलिटी, फॉर एनी जनरल और स्पेसिफिक पर्पज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, करेंटली हम लोग कौन सा कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, करेंटली हम लोग फॉलो कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 को। ये हम लोगों का पहले का कंपनीज एक्ट है जिसको अमेंड किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 में। इसका जो प्रोविज़न है उसका मतलब ये होता है कि जो भी, सबसे पहले जान लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इसका राइट आंसर है फॉर अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेटली डिटरमाइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे जो भी अमाउंट होल्ड करता है कंपनी, ठीक है, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट वो होल्ड करता है किसी भी नॉन लायबिलिटी का, तो जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अमाउंट को प्रॉपरली हम लोग एसेस करते हैं तब क्या होगा, ये लायबिलिटी बन जाएगा ना कि प्रोविज़न बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए एक्यूरेटली हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी अमाउंट को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लायबिलिटी। क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते तब वो बनेगा प्रोविज़न। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर प्रोविज़न की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कोई अमाउंट है, ठीक है, उसको हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन कर ले रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेटली अगर हम लोग डिटरमाइन कर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा लायबिलिटी ही रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो लायबिलिटी बन जाएगा अगर हम लोग उसको प्रॉपरली एसेस कर ले रहे हैं। तो अगर हम लोग उसको प्रॉपरली एसेस नहीं कर पा रहे, एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उसके इसमें वो क्या हो जाएगा, वो प्रोविज़न ही कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
फॉर अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी वेरी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। क्लियर है इतना? वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए, हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। द स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट इज कन्फर्म्ड एंड इररिकवरेबल, कैंसिलेबल, इररिकवरेबल या फिर कन्फर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट है वो क्या है? कन्फर्म है और इररिकवरेबल है, कैंसिलेबल है या इररिकवरेबल है या फिर कंफर्म होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो क्या होता है? वो कंफर्म भी होता है और साथ ही साथ इररिकवरेबल भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट इज कंफर्म्ड एंड इररिकवरेबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी फंड, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी सीक्रेट रिजर्व। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज। तो ऐसा अमाउंट जो कि डिविजिबल प्रॉफिट के बाहर का, जो अगर निकल के बचता है, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद का जो अमाउंट बचता है, साथ ही साथ हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं जो पैसे को बाहर में, उसको क्या बोला जाता है आप लोगों को वो बताना है। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या कर दिए, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए, और जितना हम लोगों को बाहर में इन्वेस्ट करना था हम लोग क्या किए, इन्वेस्ट भी कर दिए। उसके बाद जो हम लोगों के पास पैसा बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आई होप इतना से ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है फंड वो राइट आंसर हो जाएगा। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज फंड। तो जो फंड है वो क्या हो सकता है? फंड जो है वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है और नॉन क्यूमुलेटिव फंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यूमुलेटिव फंड भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। जब मान लीजिए कि जो अमाउंट है उसको साइड में रखा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट के बाद, और उसको अलाउ किया जाता है कि बाकी को पैसा को हम लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें बिजनेस में ही, तब हम लोग उसको बोलते क्या है, तो तब हम लोग उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं रिजर्व। अगर मान लीजिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्लियर करने का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया था, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज, मतलब प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए और जो भी हम लोगों को बाहर इन्वेस्ट करना था हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जो पैसा बचा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंड। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट को डिविजिबल हो गया, जितना प्रॉफिट था उसको हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, उसके बाद जो हम लोगों के पास पैसा बचा और उसको हम लोग क्या किए, बिजनेस में ही लगा दिए। क्या किए, बिजनेस में ही अगर हम लोग उस पैसे को लगा दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व। क्या बोलेंगे उसको, रिजर्व। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो डिफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है ऐसा कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसको डिफेक्टिव माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा गया था पीजीटी 2000 में। कब पूछा गया था? पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम डिफेक्टिव क्यों होता है आप लोगों को वो बताना, उसका मेन रीज़न क्या है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि ना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, ना ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आप लोगों को ये जानना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रिपेयर नहीं होता है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं होता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, अनसाइंटिफिक है। क्या है? अनसाइंटिफिक। और बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसीलिए भी क्या है, इसको डिफेक्टिव माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल दीज अकाउंट कैन नॉट बी
प्रिपेयर ना ट्रायल बैलेंस, ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।